कि तमाम जुनूब या ज़म कहते हैं गुनाह को, और जुनूब उसकी जमा है, को इंशाअल्लाह को माफ़ कर दूँगा। ये अल्लाह ताला का अपने बंदे से वादा है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। ये आय करीम मैंने इसलिए पढ़ी है, तिलावत की है कि आज एक और इमरान खान नियाज़ी और नैब की मिली भगत से एक भरपूर वार हुआ है मुस्लिम नून की क़यादत के ऊपर। गो कि आज का मौजू बिल्कुल इससे मुख्तलिफ था, जिसके ऊपर मैं अब बाद में आऊँगा कि वो अब सानवी हैसियत अख्तियार कर गया है। आज जिस भौंडे तरीके से जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, वो लाहौर सफ़र कर रहे थे अपने साथियों के साथ, उनको ठोकर न्याज बेग पर उनको गिरफ़्तार किया गया। और जब उन्होंने एहतजाज किया कि मेरे वारंट ऑफ अरेस्ट कहाँ हैं, तो नैब के वहाँ पर जो मौजूद थे उनके ऑफिशल्स, वो बिल्कुल एक दूसरे का मुंह देखना शुरू हो गए। फिर वो भागे। उनका एक और अफसर आया कि जी आपके ऑर्डर्स हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं कानून की हुक्मरानी में बिलीव करता हूँ, आप मुझे ऑर्डर्स दिखाएं जो कि मेरा हक है और मुझे आप अरेस्ट कर लें। वो फिर भागे और फिर जो मुझे बताया गया कि डीजी नैब खुद तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाया। तो शाहिद वासिन साहब ने कहा ये व्हाट्सएप मैसेज क्या है, ये ऑर्डर्स कहाँ हैं मेरे, जो रिटन ऑर्डर्स होते हैं, साइंड ऑर्डर्स, और गालिबन वो चेयरमैन नैब ख़ुद साइन करते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट। तो वो फिर गए और फिर उसकी एक फ़ोटो कॉपी ले आए। उनका जो ओरिजिनल कहाँ है। तो ये है तमाशा जो इस वक्त इमरान खान नियाज़ी और नैब की मिली भगत से इस मुल्क के अंदर लगा है। और उसकी वजह क्या है? वजह साफ ज़ाहिर है कि इमरान खान नियाज़ी इन 11 महीनों में उसने पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकाल दिया और उस तबाहशुदा मईशत के जनाजे को इन गिरफ्तारियों के पीछे छुपाना चाहता है और इस जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी करके अवाम की तवज्जो हटाना चाहता है। बैन इसी तरह जिस तरह आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू वो था और है, जिससे कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस इमरान खान नियाज़ी की झूठ का पोल और उनके झूठे साथियों का आज खोलना था, उससे तवज्जो हटाने के लिए आज ये शाहिद अब्बासी साहब की गिरफ्तारी अमल में आई। बहरहाल उनको नैब ने अरेस्ट कर लिया है। मगर मैं शाहिद अब्बासी साहब का जो बिल्कुल मुख्तसर प्रोफाइल मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये आप बीती है, ये किसी से मैंने सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। ये 5000 मेगावाट के पाकिस्तान की अंदर बिजली पैदा करने के मंसूबे, जिनमें से 3500 मेगावाट इस वक्त बिजली ऑलरेडी मुहैया कर रहा है, और चौथा प्लांट जिस तरह ऑरेंज लाइन अब खुडे लाइन लगा दिया गया है, इसी तरह वो चौथा बिजली का प्लांट भी खुडे लाइन लगा दिया गया है। वगरना 5000 मेगावाट बिजली गैस की मद में चलने वाली ये कौम को आज मुहैया हो रही होती, उसमें से 3500 बिजली आ रही है। अगर कराची से लेकर ये हवेली बहादुर शाह जहाँ 2 प्लांट लगे हैं, और भिक्की और बल्लो की, ये गैस की पाइपलाइन, मुतबादिल पाइपलाइन, आप समझते हैं कि 1000 किलोमीटर अगर वो ना लगती तो ये 5000 मेगावाट बिजली आपको कौम को ना मिल रही होती। और इसकी नवाज शरीफ की लीडरशिप में इसका अगर 100% क्रेडिट जाता है तो शाहिद खाकान अब्बासी और उनकी टीम को जाता है। और मैं जानता हूँ, मुझसे पूछे ना कि कोई ये यहाँ पर ब्रिक एंड मॉर्टर
सारा मैं कर रहा था इन चारों प्लांट्स का, मेरे जिम्मे दिया गया था। वफाक ने, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी। सिंध के अंदर बाज़ लोग इस पाइपलाइन को रोक रहे थे, मगर मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जनाब सिंध की गवर्नमेंट का, वज़ीर आला का, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, जिन्होंने ये इसमें कोई सियासी आमेज़िश नहीं है और ये 100% ताजरों, दुकानदारों और सरमायाकारों की हड़ताल है, कारोबारी लोगों की हड़ताल है, जो कि चीख उठे हैं। 71 साल तारीख में इससे बड़ा टैक्स का कुल्हाड़ा गरीब आदमी पर नहीं चला। दवाइयाँ अस्पतालों में, आला दवाइयाँ, मैं फिर आज बला खौफ तरदीद कहता हूँ कि वो दवाइयाँ जिसका मैंने कौम से वादा किया था 3-3.5 साल पहले कि दवाई हम वो लेके आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक, कि जो वज़ीर आज़म खुदा न खास्ता बीमार हो, या गवर्नर या वज़रा या मुशीरान कराम या मेंबरान या खुदा न खास्ता उनके बच्चे वो भी खा सकें, और एक यतीम और बेवा और एक दुकानदार और एक मजदूर, एक मेहनतकश, वो भी वो खा सके। वो दवाइयाँ मिलनी शुरू हुई और बेहतरीन अपना कीमतों के ऊपर आज वो अस्पतालों में दवाइयाँ नापैद हैं, वो मिलती नहीं है। रोज़ आप अखबारों में, टेलीविज़न पर देखते हैं कि फ़लाँ अस्पताल में दवाइयाँ ख़त्म होगी, फ़लाँ अस्पताल दवाइयाँ ख़त्म होगी, और बाज़ार में आसमान से बातें कर रही हैं अद्वियात। तालीम के वज़ाइफ आपने बंद कर दिए, आपने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, आपने उसके ऊपर रुपए की कदर में यानी 40 रुपए 45 रुपए उसमें कमी करने के बावजूद आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई। और ये आपका फलसफा कि 1 रुपया अगर रुपए की कदर में कमी होगी तो 100 अरब रुपया पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा होगा। आज न जाने कितने ट्रिलियन खरबों उसमें इजाफा हो चुका है, और बावजूद भी आपकी अपना घटी है। इन एक्चुअल नंबर्स आपकी ट्रेड घटी है, आपकी FDIs, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, उसमें आप बेपना उसमें कमी आई है। और फिर आप लगे हुए हैं एक ही बात के ऊपर कि मैंने ऑपोजिशन को मैंने दीवार से लगाना है, मैंने नून लीग को नहीं छोड़ना, ये चोर डाकू लुटेरे। दुनिया में आपने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, चोर डाकू लुटेरे जिनको इसका इल्म भी नहीं था उनको भी जाके आपने बता दिया। कौन इस मुल्क के अंदर आके सरमायाकारी करेगा, कौन इस मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करेगा। और पिछले दिनों IMF की जो डिक्टेशन के तहत जो भी डिवैल्यूएशन हुई, उसके बाद जो डॉलर में बड़ी तेजी से जो डिवैल्यूएशन हुई, दैट वाज फ्लाइट ऑफ कैपिटल एंड इट हैपेंड आफ्टर 1972 नेशनलाइजेशन। 2 जनवरी 2072 को जब नेशनलाइजेशन हुई थी, कौमें आए गए थे, तो उसके बाद देयर वाज फ्लाइट ऑफ कैपिटल। उसके बाद आज फ्लाइट ऑफ कैपिटल है। इट इज नो मोर IMF's आई थिंक डिजायर और इंस्ट्रक्शंस। तो ये हालत है पाकिस्तान की। आपने मईशत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, किसान का बेड़ा गर्क कर दिया है। गंदम, मुझे बताएं कि गंदम, यानी मैं यहाँ पर 10 साल यहाँ पर खादम रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे तमाम तर इंसानी कमजोरियों के बावजूद भी बड़ा मुझे फ़ख्र है और एतमाद अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैंने एक छोटी हकीर खिदमत की है। मजार है जब कभी आटे की और रोटी की कीमत बढ़ती थी तो मैं जान खींच लेता था उनकी। और आज रोटी जो है वो अपने 7 रुपए से 15 रुपए, और नान जो है वो 20 रुपए पहुंच रहा है। गरीब कहाँ से, वो तो उसको सरवाइव करना मुश्किल हो गया। ही कांट सरवाइव। उसको अपना जो जिस्म जो है, उसको जिस्म को रखना वो उसको दूबर हो गया है। बच्चों के लिए कहाँ से 15 रुपए की रोटी लाएगा। और गरीब आदमी, आप जानते हैं, आज भी वो रोटी और प्याज और हरी मिर्च से गुजारा करता है, चटनी से गुजारा करता है। तो जिसको 15 रुपए में एक रोटी लानी पड़े और एक कुंबे में 6 अफराद हों तो 15,006 ज़रब दें आप जरा, तो देखें मामला कहाँ गया। 100 रुपए से ऊपर आपको तो सिर्फ रोटी के ऊपर पड़ गए एक वक्त की। तो जो 20,000 या 15,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला एक घर है, एक कमाऊ शख्स है, वो तो तबाह हो गया, वो तो जीते जी मर गया। ये है वो इसका जो वजह, जिसकी वजह से सारे के सारा गुस्से, नाकामी, नाअहली, बदतरीन गफलत का सारा नज़ला
ये मुस्लिम लीग नून के ऊपर गिर रहा है। और फिर इसके बाद आप देखें कि अगर मैं आपको गिनवाऊं तो मेजॉरिटी जो जेलों में बंद पड़ी है नैब के अकूबत खानों में, वो मुस्लिम लीग की क़यादत है। और लोगों की आंखों में मट्टी धूलने के लिए एक दो को पकड़ लिया, दूसरे से या पीपल्स पार्टी है। और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं यहां पर यह कहने नहीं आया आपको या आपकी तोसत से नैब को या इमरान खान न्याजी को कि आपने बाकी को क्यों नहीं पकड़ा। वो जाने, उनका काम जाने, कौम जानती है कि ये अरबों खरबों के जो करप्शन, ब्लैक एंड व्हाइट, सॉलिड, इररिफ्यूटेबल, वो केसेस नैब के चेयरमैन और नैब के चारों सूबों के जो डीजी उनके पास पड़े हैं। मजाल है कि इसके ऊपर कोई हरकत भी आए। क्यों? इसलिए कि वो हुकूमत वक्त के केसेस हैं। और मैं ज्यादा बातें यहां नहीं बताना चाहता, सिर्फ आप एक केस ले लें, बीआरटी पेशावर, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट, उसको आप ले लें, जिसको मैं कहता हूं, मैंने पिछले दिनों असेंबली में कहा था, बिगेस्ट रॉबरी इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी वो अब आखिरी दिन, लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो रिपोर्ट है एडीपी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जिसने इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है। वो भी चंद दिन पहले अखबारात में छप चुकी है, टीवी पे आ चुकी। एंड मुझे उसके ऊपर कुछ नहीं कहना, 2-3 बातें उसमें उन्होंने स्ट्रेट कही हैं कि इसमें मैसिव गफलत हुई है। सबस्टैंडर्ड मटेरियल लगा। सबस्टैंडर्ड मटेरियल का क्या मतलब है कि अगर आपको ये लोहे का चाहिए, आपको पेंसिल का, ये आपने यहां पर टीन का लगा दिया, दिस इज सबस्टैंडर्ड। कहां नैब? ये करप्शन हो। जब आपने कहा कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल, तो करप्शन है। फिर उसमें जो डिजाइन के जो मैसिव जो उसमें अपना डिफेक्ट्स आए, उसमें दोबारा अरबों रुपए उन्होंने दोबारा सीवरेज सिस्टम दोबारा लगाया। और बसें आई, वो बसें उन मोड़ों से मुड़ नहीं सकती थी, खड़ी हैं, जंग लग रहा है। वेयर इज नैब? तो मैं यहां पर यह कहने नहीं आया कि नैब इनको पकड़े। वो नैब जाने, नैब का चेयरमैन जाने। वो जब नैब की बात आएगी तो इंशाअल्लाह जिंदगी रही और मैं आज़ाद रहा तो करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि सारे के सारा ये नैब का और इमरान खान का ये कुल्हाड़ा जो है, ये मुस्लिम लीग नून के ऊपर इसलिए तेजा चलाया जा रहा है कि हमने अवाम की खिदमत की है। नवाज शरीफ ने अवाम की खिदमत की है, चाहे वो सी पैक है, चाहे वो गवादर है, चाहे वो इस मुल्क के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो 11,000 बिजली के मंसूबे हैं, चाहे वो किसान के लिए सस्ती खाद है, चाहे वो किसान के लिए बिलासूद वो अरबों रुपए के कर्जे हैं। वो इमरान खान को दिन रात सोने नहीं देती कि खुद तो कुछ किया नहीं, खुद तो बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। अब जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने की ठानी और उसके लिए कदम उठाए, वो बर्बादी इमरान खान चाहता है कि ये बिल्कुल हर चीज बर्बाद हो जाए। तो न्याजी साहब, कौम आपसे इसका हिसाब लेगी आपसे। और मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, कौम आपसे हिसाब लेगी, वक्त आएगा। कौम मैं इस दुनिया में हूं ना हूं, मैं आज़ाद हूं ना हूं, खुदा की कसम मैं आपको खा के कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की खिदमत में हमने किसान, मजदूर और एक मेहनत कश तालिब इल्म, एक बीमार, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, हमने उनकी खिदमत की है अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन रात खिदमत की है। इसमें कोई दो राय नहीं। जाके खल्क़ खुदा से पूछें, खलियानों में और सड़कों पे और बाजारों में और कस्बों में और शहरों में, वो बताएंगे आपको कि किस तरह नवाज शरीफ के दौर में अपने अवाम की खिदमत की गई। हमसे गलतियां हुई होंगी, क्यों नहीं, इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं। इंसान ही अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, इंसान ही रब ताला से माफ़ी मांगते हैं। वो मैंने आयत शुरू में इसलिए पढ़ी थी कि वे नॉट एंजल्स, हम इंसान हैं, लेकिन बतौर इंसान हम हद्दुल मक़दूर खिदमत की। नवाज शरीफ की लीडरशिप में इस कौम की खिदमत की हमने बिल्कुल। और किस तरीके से आपने देखा, मैं किस नाम लूँ, यहाँ पर मैं खुद नुमाई के लिए बैठा,
सिर्फ कहना ही चाहता हूँ कि वो तरक्की और खुशहाली जो नवाज शरीफ के दौर में इस मुल्क में हुई, इमरान खान चूँकि मुकम्मल तौर पर एक नाकाम, एक ज़िद्दी, एक गुस्से से भरा हुआ, एक मगरूर, एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, चूँकि उसकी मुकम्मल नाकामी हुई है, वो कहता है कि ना 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 बजे बांध ना रहे बांसुरी ना बजे बांसुरी, यही कहते हैं, ना रहे बांसुरी ना बजे बांसुरी, ये उसका है बिल्कुल। ना खेडो ना खेडन देंगे। तुम्हारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो पहले कभी थी नहीं। उसको भी जब 92 का जब वर्ल्ड कप जीता तो मैं की, आए अस की बात नहीं की, हम की बात नहीं की। ये आपकी सोच है, क्योंकि आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, भूसा, इसलिए आपने ये सारे हरबे इख्तियार किए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बदतरीन किस्म की सफाकी है पीटीआई के गवर्नमेंट की और नैब। मैंने डे 1 को कहा था आपको, फर्स्ट स्पीच which I delivered on the floor of the house after I was I was issued, the production order were issued in favor of me, I was there, and I said for the first time कि ये जनाब स्पीकर, ये पीटीआई और नैब की चोली दामन का साथ है, और चोली दामन का साथ ना होता तो ये मेगा जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं, नैब सोया हुआ है। मैंने आपको बताया कि अगर ये इंफीरियर मटेरियल एडीपी ने लिखा है और कहा कि मैसिव ये डिविएशन हुई हैं डिज़ाइन से, तो अगर खुदा ना खास्ता पंजाब के किसी प्रोजेक्ट के बारे में एडीपी कहता या वर्ल्ड बैंक, तो नैब का पूरा अमला यहां बैठा होता। और इमरान खान चूंकि अपना शिकस्त खा चुका है अवामी खिदमत के मैदान में और बीआरटी खंडरात है, इसलिए नैब ने दोबारा मेट्रो लाहौर का दोबारा उन्होंने अपने इंस्पेक्शन शुरू कर दी है। एक दफा नहीं 100 मरतबा करें। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मेरी माँ, खुदारा ये बात जान लें कि हमें सिर्फ एक बात की सजा मिल रही कि हमने आपकी खिदमत की है, लेकिन ये सजा भुगती है, भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। इमरान खान न्याजी, ये जान लें आप, ये आप जान लें, और मैं चेयरमैन नैब को भी मैं गुजारिश करूंगा, ये जान लें आप, जितना मर्जी जुल्म करें, हम इन सड़कों से, इन गलियों से पहले भी गुजरे हैं, इंतहाई नातवा इंसान हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पहली बार नहीं हो रहा। ये कौन नहीं जानता कि मुशर्रफ के दौर में मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हुआ। और कल आपने नैब के साथ मिलकर जो प्रॉपर्टियां, ये घर जो आपने मुंजमद करवाए हैं, ये पहली मरतबा तो नहीं हुआ। ओ भाई मेरे बात सुन लो, इमरान खान न्याजी, आपको तारीख अगर नहीं आती तो मैं तारीख आपको बता देता हूं कि 2 जनवरी 1972 को इत्तेफाक फाउंड्रीज की सनतें वो नेशनलाइज हो गई। एक धेला कॉम्पनसेशन के दिए बगैर, कॉम्पनसेशन क्या कहते हैं उर्दू में, मुआवजा, एक धेला मुआवजे के बगैर। अल्लाह ताला का करम हम जिंदा रहे। उसके बाद क्या हुआ, 1996 में इत्तेफाक फाउंड्रीज की सनतों को डिफॉल्ट करवाया गया, विच आई कॉल it was default which was engineered by that government, और सनतें बंद हो गई, तबाह हो गई। जॉनसन जहाज आपको याद है 30,000 टन वो लेके आया था माल, कराची के बंदरगाह पे 1 साल खड़ा रहा, करोड़ों रुपए तावान पड़ा, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, अल्लाह ने जिंदा रखा। उसके बाद मुशर्रफ दौर आया, मुशर्रफ दौर में फिर हर चीज तबाह कर दी गई, हमें we were forced into exile। और फिर ये जगह, ये घर, उस वक्त हम यहाँ रहते थे, इसी घर में जहाँ पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुशर्रफ ने इस घर को पर कब्जा कर लिया और उसको ओल्ड पीपल हाउस, पाकिस्तान का पहला ओल्ड पीपल हाउस बना दिया। हम फिर भी जिंदा रहे। और आज इमरान खान न्याजी, आपने जो सब कुछ किया है नैब के साथ मिलकर, फिक्र ना करें, अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो जिंदा रहेंगे, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े रहेंगे, गरीबों और यतीमों की खिदमत करते रहेंगे, बेवा और मजदूरों की खिदमत करते रहेंगे, और इस मुल्क के लिए, इस गरीब अवाम के लिए हम पूरी शद्दमत से अपनी आवाज़ उठाएंगे और जद्दोजहद करेंगे। आपको ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा, इंशाअल्लाह बहुत महंगा पड़ेगा। मैं अब आता हूँ आज के असल मौजू की तरफ।
चूँकि ये वक्त ये बड़ा इम्पोर्टेंट था शाहिद अब्बासी साहब की गिरफ्तारी का, और अभी मैं आज अपने कायद अपने रहबर मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिल के आया हूँ। वो बड़े हौसले में हैं और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझसे पूछा शहबाज शरीफ ये, और फिर मुझे उन्होंने कहा कि डेविड का कहा कि ये बहुत बरतानिया की अपने मेहरबानी को उन्होंने बग़ैर वक्त ज़ाया किए उन्होंने उसकी तरदीद की, तो वो बड़े हौसले में थे, तो मुझे उससे बड़ी यकीनन तक़वीत मिली। तो कहने का मकसद यह है कि कहीं नवाज शरीफ अपना जेल में हैं, आज शाहिद अब्बासी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, और देखें मैं यहाँ पर रेलवे का तकाबली जायज़ा करने नहीं बैठा, अब आप अंदाज़ा कर लेंगे साद रफ़ीक साहब की क्या उनकी खिदमत थी और आज रेलवे का क्या हशर नशर है। आप मियाँ नौमान को देखें, वो गिरफ़्तार हैं। आप देखें अपना ये वहाँ पे ख्वाजा सलमान गिरफ़्तार है, हनीफ अब्बासी की अपनी गिरफ़्तारी हुई आपने देखा, और वो इंजीनियर जो कमर ज़मान उसकी गिरफ़्तारी हुई थी, और आज वहाँ पर आज चीमा बैठे हैं, वहाँ पर फवाद बैठे हैं। और मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ, अदालतों में जो मुकदमे चल रहे हैं वो अदालतों में चल रहे हैं, हमें उनका एहतराम है, लेकिन उसमें जाए बगैर मैं ज़ाती मुशाहिदे की बिना पर कह सकता हूँ कि आज चीमा और फवाद ने जो दिन रात मेहनत की हमारे साथ मिलकर, और ये बिजली के मंसूबों को लगवाने में जिस तरह उन्होंने दिन रात मेहनत की, मैं समझता हूँ कि वो एक बड़े अजीम पाकिस्तानी हैं। और उनकी गिरफ्तारी से आपने ब्यूरोक्रेसी को क्या सबूत दिया, क्या आपने पैगाम दिया? आई एम अ स्मॉल फ्राई। सियासतदान तो गिरफ्तार होते रहते हैं, हम कई दफ़ा गिरफ्तारियों की ये चौथी पाँचवीं मरतबा गिरफ्तारी है, मिलाकर मैंने भी 2-2.5 साल गिरफ्तारी काटी है, मियाँ नवाज शरीफ भी काट रहे हैं, कोई बात नहीं, वक्त गुजर जाएगा। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सरकारी एहलकार, वो तो बेचारे बड़े थिन स्किल्ड होते हैं, उनको तो अपने काम से गरज होती है। उनको गिरफ्तार करके आपने पूरी कौम को यह पैगाम दिया है, मुझे छोड़ें, लाखों उन अजीम पाकिस्तानियों को जो मुझसे ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा ईमानदार, मेहनती और खुदा खौफी रखते हैं, कि इस मुल्क में अब काम मत करना, काम करोगे तो गिरफ्तार होगे, काम करोगे तो अंदर जेल में जाओगे। इमरान खान न्याजी और नैब, ये आपने कौम को तोहफा दिया है, ये आपने कौम को पैगाम दिया है। इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ और कोई जुल्म, ज्यादती और मुखालफत नहीं हो सकती जो आपने इस तरीके से इस कौम के अंदर। अब आज हर आदमी खौफजदा है, क्यों नहीं खौफजदा होगा? अब मैंने सुना है कि एक लतीफ़ा है कि ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, सरकारी अफसरान, कि जी ये फ़ाइल हम तब मूव करेंगे तो कोई फरिश्ता है वो इसके ऊपर लिखे कि मैंने बिल्कुल ठीक काम किया है और ये फ़ाइल नैब के पास नहीं जाएगी तो फिर मैं लिखूँगा। जब ये हालत हो जाए तो फिर कहाँ के फिर मंसूबे, और फिर कहाँ के अस्पताल, और फिर कहाँ की यूनिवर्सिटी, और कहाँ की सड़कें, और कहाँ की अपना रोज़गार, और कहाँ की दुकानदारी। तो मेरे बहुत ही काबिल एहतराम मीडिया के साथियों, मैं चूँकि आज मौजू और था, अब मैं आता हूँ मौजू की तरफ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज मैं यहाँ पे आपके सामने जो ज़लज़ला ज़दगान की रकूम के हवाले से मुझ पर जो एक बदतरीन, सबसे आज तक सबसे बदतरीन इल्ज़ाम लगाया गया और वार किया गया इमरान खान न्याजी ने साथियों, शहजाद अकबर और दूसरे, इमरान खान न्याजी झूठों का सरदार है और सब उसके बाकी उसके अपना उसके चेले बाल के हैं जो दिन रात झूठ बोलते हैं, कौम का वक्त ज़ाया करते हैं। काश खुदारा ये सूरत हाल कम से कम हमें देखने की नसीब ना होती कि दिन रात झूठ बोला जा रहा है, कौम का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, गरीब मर रहा है, मरीज अस्पताल में मर रहा है, दुकानें बंद हो रही हैं, खलियान जो है वो उनके हरियावल वो सूखी हो रही है, वो पीली हो गई है, मांद पड़ गई है, और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और ये दिन रात एक ही काम पे झूठ बोलो, साजिशें करो और पाकिस्तान को बदनाम करो। तो मैं आपको मुख्तसर अंदाज में ये बताना चाहता हूँ कि ज़लज़ला ज़दगान और एरा के हवाले से जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया, और बरतानिया का वो जो अखबार ऑनलाइन डेली मेल, भाई सीधी बात है मेरे भाइयों, मेरी बहनों और आपके कैमरास के लिए 22 करोड़ आवाम को बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें मेरी करप्शन खुदा न खास्ता थी तो फिर नैब को और इमरान खान न्याजी को आशियाना
और चिन्नौट में वो जो गंदे नाले के केस बनाने की क्या ज़रूरत थी? झूठे केस बनाए वो उन्होंने, फिर सीधे मुझे इसमें गिरफ्तार कर लेते और कौम के पास ले आते। क्या ज़रूरत थी कि वो ऑनलाइन जो बरतानिया का टेबलॉइड है, मैं उसकी क्रेडिबिलिटी है, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता, आप गूगल पर जाएं आपको सब पता चल जाएगा। वो जो रिपोर्टर है मिस्टर रॉस, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो आप गूगल में जाए सब पता चल जाएगा। मैं वक्त आपका ज़ाया नहीं करता, आप खुद देख लेंगे। उसको पेनल्टीज हुई हुई हैं, उस अखबार को अब कई सेंसोर्स मिल चुके हैं, तो उसमें जाए बगैर भाई आपने बरतानिया में करना था। आपने ये नैब आपका साथी है, नैब आपका इट्स अ पार्टनर इन दिस इट्स ग्रेट स्ट्रगल ऑफ योर्स अगेंस्ट टू क्रश ऑपोजिशन। तो आप नैब मुझे गिरफ्तार कर लेती इसी केस के ऊपर। बरतानिया में पाकिस्तान को बदनाम कराने की जरूरत क्या थी? मुझे तो आपने बदनाम और महतूम पूरा करना था, वो किया। और ये मैंने जिस तरह कहा कि ये बदतरीन वार है इमरान खान का मेरे खिलाफ और उसके साथियों का, ये एटमी हमले से कम नहीं है, लेकिन उस मालिक का करम है, उस रब का करम में आई एम अ स्मॉल फ्राई, आई स्वेयर आई एम अ स्मॉल फ्राई। मगर देखिए कि सच्चाई किस तरह निकली कि विद इन आवर्स बरतानिया की हुकूमत का जो मुतलका इदारा है डिफिड, उन्होंने इन नो अनसर्टन टर्म्स की तरदीद कर दी कि ये गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। मैं अल्लाह ताला का, मैं उम्र भर उस मालिक के हजूर सजदे में पड़ा रहूं तो मैं उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। अब आए हकायक की तरफ। पहली बात तो यह है, जिस तरह मैंने कहा कि ये इमरान खान न्याजी ने और शहजाद अकबर ने ये जो घड़ा है, जो हमारा जो बदकिस्मती से हमारी जो मईशत का जनाजा, उसको छुपाने की एक मजमूम कोशिश की गई है। हकायक ये हैं मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये ज़लज़ला आया बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर और ख़ासतौर पर शुमाली इलाकों में 2005 में। और 2005 में मैं बरतानिया में मैं गरीबुल वतनी में था और 2004 में आया और अगले जहाज में मुझे बिठाकर वापस जद्दा भिजवा दिया गया। 2007 के एंड में हमारा ख़ानदान वापस पाकिस्तान आया, अल्लाह ने करम किया, हम वहाँ पर पहुँचे। 2008 के इलेक्शन के नतीजे में अगस्त या सितंबर में मैं इस सूबे का दोबारा खादमे आला मुंतखब हुआ। तो 2005 से लेकर 2008 अगस्त तक तो मैं वैसे ही आई वॉज आउट ऑफ ऑफिस, इधर इन एग्जाइल या फिर अपना, मेरे पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था। और ये इल्ज़ाम है खुर्द बुर्द का, यानी कितना घिनौना इल्ज़ाम है मेरे माओ बहनों और मेरे बुजुर्गों, कितना घिनौना इल्ज़ाम है कि मैंने सैलाब अपना ज़लज़ला ज़दगान का पैसा खा लिया और अपने बच्चों को दे दिया। क्या बताएं कि हम तो बदनाम से, तू तो ना बदनाम कहीं, कि पाकिस्तान को तो बदनाम ना करो, मैं तो बदनाम हो गया। मुझे तो आपने दुनिया में, आपने मेरे खिलाफ आपने एक आपने गुस्सा और आपने योर इनर सेल्फ, योर डीप रूटेड योर एंगर अगेंस्ट मी, उसका तो आपने इजहार कर दिया इस साजिश के जरिए, लेकिन पाकिस्तान को आपने दुनिया में बदनाम कर दिया। तो 2008 अगस्त तक मुझे आप बताएं कि इन 3.5 सालों में तो मेरा तो किरदार कोई नहीं है। अगली बात, एरा जो है अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी, मेरा ख्याल ये बनता है इसका एब्रिविएशन, अथॉरिटी, थैंक यू। ये वफाकी हुकूमत के उसके कंट्रोल में है, ये सूबों के अंडर नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है, सुन लें, या बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये तो जो चंद करोड़ रुपए की जो करप्शन हुई है वो मैं अभी आपको हम बताएंगे कि वो किस तरह पकड़ी, किसने पकड़ी। डिफिड जो बरतानिया का जो इदारा है जो दुनिया में तालीम और इलाज उस तरह के मदों में अरबों रुपए देता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, उन्होंने इन 10 सालों में 2008 से लेकर 2018 तक पंजाब को 500 मिलियन पाउंड दिया। 500 मिलियन पाउंड अगर एवरेज लें तो उस जमाने में
ये बनता है तकरीबन 7 अरब रुपया, और आज के हिसाब से लें पाउंड जब 200 रुपया हो गए तो ये 10 अरब रुपया बनता है। अब मुझे बताएं, और मैं इस 500 मिलियन पाउंड के जो अखराजात इन 10 सालों में हुए हैं, हाँ, उसका मुझसे हिसाब लें एक एक पाई का। अगर मेरे खिलाफ आधे दिल्ली की करप्शन निकलती है तो मैं उसकी जिम्मेदार, और अगर नहीं निकलती तो फिर उसकी बात अभी हो जाती है। ये क्या हुआ कि वो एरा जो वफाकी हुकूमत का इदारा है, जल्जला उस वक्त आया जब मैं एग्जाइल में था, चंद करोड़ रुपए तो करप्शन के मुझ पे डाले जाते हैं, और जो 10 अरब रुपया पंजाब में खर्च हुआ अंडर माई वॉच बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उसके बारे में कोई करप्शन का कोई केस नहीं बनाया जाता। ये आप बताएं कि एक यानी अकल का अंधा भी इस बात को समझेगा कि भाई ये क्या मामला है कि ना शहबाज शरीफ पाकिस्तान में 2008 अगस्त में वज़ीर आला बनता है, ये वफाकी इदारा है, वफाक मुस्लिम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उससे पहले मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, तो शहबाज शरीफ को पंजाब में ये एरा का पैसा तो आया नहीं जलजले का पंजाब में, तो ये उसने करप्शन कहाँ से कर ली। और जो 500 मिलियन पाउंड यानी 10 अरब रुपया जो लगा हेल्थ और एजुकेशन में, उसके बारे में आधे दिल्ली के करप्शन का ये बात नहीं करते। सो इट इज एनिग्मेटिक टू से द लीस्ट। तो इस बारे में चंद स्लाइड्स मैं आपको दिखाऊंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आई विल नॉट गो इनटू रिगमारोल जिस तरह ये करते हैं और पता नहीं क्या क्या वहाँ पर बैठ के झूठ बोलते हैं। और मैं आपको एक मिनट मैं आपको एक बात बता दूँ, आई कैन मेक एन ऑनेस्ट मिस्टेक, लेकिन नोइंगली अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे 100% फैक्ट्स हैं। क़यामत तक अगर ये बात इसमें कि एक भी बात गलत साबित हो जाए तो फिर अगर मैं इसमें दुनिया में हुआ तो मैं सजा उसकी कबूल करूंगा, अगर ना हुआ तो फिर क्रॉम्वेल की तरह मुझे आप मेरी कब्र से लाश उठाकर मुझे आप दोबारा फांसी लिखा दें। प्लीज कैरी ऑन। बहुत शुक्रिया। ये जो एक मरकजी किरदार है डेली मेल की स्टोरी का, इसका नाम है इकराम नबी। जो इल्ज़ाम लगाया गया कि इकराम नबी जो एरा का एक अफसर था, उसके जरिए जल्जला लफ्जान की जो इमदादी हुकूम थी वो उसमें करप्शन की गई और वो उन्होंने शरीफ खानदान को दी और उससे फिर मनी लॉन्ड्रिंग हुई। उस हवाले से कुछ हकायक हैं जो आपके सामने हम रखेंगे। आप हकायक बता दें, बाकी मैं बताऊंगा। जो इकराम नबीद है ये नवंबर 2013 में अपॉइंट हुआ पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी में। 2013 में अपॉइंट हुआ, 2013 में बतौर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और ये करप्शन होती है एरा में 2011 में। उसके बाद फरवरी 8 2016 में इसकी करप्शन पकड़ी गई जो कि पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी ने पकड़ी जी। इसको उसी दिन सस्पेंड किया गया। उसके बाद इंक्वायरी करके 26 अप्रैल 2016 को मामला एंटी करप्शन को रेफर किया गया। एक सेकंड, सारे इसके जो एनेक्सेस हैं आपके हवाले हमने अभी कर देंगे, अभी वो पड़े हुए हैं। अभी नहीं भाई, अभी नहीं, बाद में दें। तो उसको फिर एंटी करप्शन के पास एक इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भिजवाई गई और एंटी करप्शन में 3 FIRs जो हैं वो इसके खिलाफ रजिस्टर की गई। इसको 28 अप्रैल 2016 को अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो प्रॉपर्टी इसने खरीदी थी वो कुछ इसके बेटे, बीवी और इसके कुछ बाकी फैमिली मेंबरान के नाम थी, सब गिरफ्तार हुए। तो सबको एंटी करप्शन ने 10 मई 2016 को गिरफ्तार किया। उसके बाद बात यहाँ ना रुकी, इसकी प्रॉपर्टीज की अटैचमेंट के लिए चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म पे पंजाब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने ऑर्डर दिए। तमाम प्रॉपर्टीज जो इसने बनाई थी सबको अटैच किया गया और चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त खत लिखा। चीफ मिनिस्टर नहीं, खादम यार, अब तो मैं खादम पंजाब ने उस वक्त खत लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और तमाम वो इदारे जहां इसकी पोस्टिंग रही थी, ये पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स का अफसर है वफाकी हुकूमत का, तो तमाम उन इदारों को खत लिखा गया। और वो एक स्पेसिमेन मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये खत, ये पढ़ने वाला खत है जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट खत है। आप मुझे मैं पढ़ दूँ, ये सब आपको पता लग गया। 2013 में जब, सुन ले मेरी बात जरा, जब पता लगा कि ये इसने करप्शन किया, मैंने इसको फौरन अरेस्ट करने के हुक्म दिया कि इसको अरेस्ट की जाए। एंटी करप्शन पंजाब डिपार्टमेंट, उसको थे ब्रिगेडियर रांझा, वो थे उसके हेड।
उनको मैंने खुद फ़ोन किया, मैंने कहा देखें इंसाफ होना चाहिए, जहाँ जहाँ इसने गड़बड़ की है आप हर चीज़ को आप इसकी निशानदी की, ये सारे आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे। सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी हमने उसकी खोज लगाई। हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2016 में और उनको अटैच किया गया, रिकवरी की गई। फिर यहाँ तक बात नहीं रही, जब मुझे पता लगा कि ये तो पहले भी कहीं, और ये है अपने इसकी जो पेरेंट जो डिपार्टमेंट कौन सा है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से ही केम टू पंजाब ऑन डेपुटेशन ऑन सेकंडमेंट। और उससे पहले जहाँ रहा वो एरा था, वो PHA था और कोई, तो मैंने फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा कि जनाब ये हुआ है, इस शख्स ने यहाँ पर 24 करोड़ रुपए की धांधली की है, या 40 करोड़ रुपए की। हमने सारा कुछ पकड़ लिया है, अटैच कर दिया हमने। जो इसने पिछले दौर में जहाँ पर वफाकी इदारों में रहा वहाँ पर भी इसने प्रॉपर्टी की थी, हमने वो भी प्रॉपर्टीज अटैच कर ली। तो मेहरबानी करके आप इसका कार्रवाई करें, इसका आप ऑडिट करवाएं। उसके ये ख़त की कॉपी है, आप सबको मिल जाएगी। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, द प्राइम मिनिस्टर है, ये लिखते हैं एडिशनल सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस्लामाबाद, कब 20 जुलाई 2016 को। द प्राइम मिनिस्टर हैड डिजायर्ड that the special audit for such period in organizations be conducted immediately, where Mr. Naveed Ikram, a BS-20 officer of PA and AS, had served. The directions of the Prime Minister were communicated verbally about 2 months back. Agla para, it is requested that the progress regarding special audit be conveyed immediately. ये खत की कॉपी हुआ ये कि मैंने जब ख़त लिखा तो इससे मुझे ये लगता है कि वज़ीर आज़म के ऑफिस ने वर्बली फाइनेंस को कहा कि आप इसकी ऑडिट करवाएं। जब कुछ वक्त गुजरा तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को दोबारा रिमाइंड करवाया कि जनाब, फिर इन राइटिंग भी इंस्ट्रक्शन चली गई। ये है ख़त 20 जुलाई 2016 को, इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी जी। नेक्स्ट। उसके बाद एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब ने सेशन जज के पास इसकी जितनी प्रॉपर्टीज थी वो अटैच करने के लिए फाइनल ऑर्डर लिया और वो नवंबर 14, 2016 को इसकी तमाम तर प्रॉपर्टीज को फाइनली अटैच कर दिया गया और उनसे फिर रिकवरियों का मामला जो है वो शुरू कर दिया गया जी। ये है इस की दास्तान। अब आए ये हुआ क्यों। ये मेरे खिलाफ जो ये एक एटमी हमला इमरान खान और उसके हवारी ने किया, अभी तक तो चूँकि इस स्टोरी में नैब का नाम नहीं, तो मैं नैब का नाम नहीं ले रहा। ये क्यों किया, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। ये असल बात जो है वो मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि इमरान खान न्याजी ने मेरे खिलाफ 3 इल्ज़ाम लगाए थे। एक कि जावेद सादिक नामी एक शख्स है जो मेरा फ्रंट मैन है और उससे मैंने 27 अरब रुपए कमीशन वसूल की। याद है आपको याद है? एक ये इल्ज़ाम लगाया। दूसरा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि पैनामा में के केस में इमरान खान का मुंह बंद करने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज, मैं उनकी अल्फाज दोहरा रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इन हिज माउथ, आई एम कोटिंग हिज वर्ड्स, कि उसमें मैंने 10 अरब रुपए की उनको कमीशन उनको मैंने ऑफर की। तीसरा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि मुल्तान मेट्रो में यादेब नामी चीनी कंपनी है, वो शहबाज शरीफ की फ्रंट कंपनी, और $17 मिलियन उसमें मैंने पैसा पाकिस्तान अपना जो है कमीशन और करप्शन की है। ये 3 इल्ज़ाम लगाए। जो ही मुल्तान मेट्रो का आया तो नैब चढ़ दौड़ा मुल्तान मेट्रो के ऊपर, और पता नहीं सैकड़ों लोग रोज़ वहाँ पर टीमें बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैंने इमरान खान न्याजी साहब को नोटिस दिया, अब उसका जावेद सादिक का, उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने इमरान खान न्याजी साहब को नोटिस दिया अपना पैनामा का, उन्होंने उसका आज तक जवाब ना दिया। मैं फिर जी लीगल नोटिस, मैं फिर अदालत में चला गया। अदालत में इमरान खान साहब आज तक एक मरतबा पेश नहीं हुए। 26 उन्होंने
वो लिए हैं डेट्स, क्या कहते हैं, एडजर्नमेंट, अपना डेट्स लिए हैं 26 मरतबा। एंड एज आई स्पीक आज तक उनके वकला ने मेरे इस डेफामेशन का उन्होंने अपना जवाब दाखिल नहीं किया आज तक उन्होंने। तो जब इसमें वो हार गए और पेश ना हुए और उन्होंने देखा कि यहाँ तो बस शिकस्त फाश हुई है, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाते हैं और भाग जाते हैं, फिर जब अदालतों की बात आती है तो वहाँ से भाग जाते हैं और दिन रात वो झूठ बोलते हैं। जब उन्होंने देखा कि ये तो मामला ख़राब हो गया तो फिर उन्होंने ये रूट अख्तियार किया, ज़लज़ला ज़दगान का माल हड़प करने का एक बहुत घिनौनी साजिश की उन्होंने। वो इसलिए की कि भाई यहाँ पर शहबाज शरीफ को हम बदनाम कर लेंगे, और जिस तरह इमरान खान यकीनन शुरू में कामयाब हो गया, झूठ दिन रात बोलते थे, मर जाऊंगा मैं कर्जा नहीं लूँगा, खुदकशी कर लूँगा मैं IMF को बाज नहीं जाऊँगा, जो अब टैक्स लगाता है हुकूमतें वो उसका वज़ीर आज़म चोर डाकू होता है, मैं बिलों को, बिजली के बिलों को जो आपका बढ़ गया, आपके गैस बढ़ गए, इनको आग लगा दें। हमने तो किसी को नहीं कहा कि आग लगाएं। हाँ, आप हुंडी के ज़रिए पैसा भिजवाएं, आप जो बैंकिंग छोड़ दें। कितना बड़ा ये मुल्क दुश्मनी वाले मामलात थे। हम पार्लियामेंट पर हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये है वो शर्मनाक शिकस्त जिसकी बिना पर इमरान खान और शहजाद अकबर और को ने ये केस साजिश की, और जो इंतकाम गर्दी की इंतहा है और पाकिस्तान को बदनाम करने की इंतहा है। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, इसमें वो फिर ये केस किया और किस तरह उस दिन यलगार हो गई इतवार वाले दिन। यानी मेरे खिलाफ अपना मैं किस किस का नाम लूँ, जितने ये झूठों का IG खुद है इमरान खान नियाजी, और उनके सारे प्यादे जो हैं उन्होंने दिन रात उन्होंने पूरी तरह उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया। लेकिन इतना बड़ा जुल्म कि आपने इसमें यह भी नहीं देखा कि मेरा वतन पाकिस्तान, जो पहले ही कितने मसाइल में घिरा हुआ है, कितनी मुसीबतों में घिरा हुआ है, जिस IMF के पास जाने के लिए आप खुदकशी करने के लिए तैयार थे, आज आप उनके आगे लेट गए हैं। जिन ममालिक से आप कर्जे ना लेने के एवज आप कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, ये ना करूंगा, आज आप उनके आगे लेट गए हैं। चलें, अगर इससे पाकिस्तान के अवाम का भला होता है तो कौम आपके इन बड़े बड़े जो आपने झूठ बोले और बड़े बड़े भाषण दिए शायद वो भूल जाती। मगर कर्जे लेने के बावजूद भी आपने आज इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी और गुर्बत और इस मुल्क के अंदर महंगाई का एक आपने समंदर आपने पूरे मुल्क में इसको बह रहा है, और पाकिस्तान के लाखों अवाम उसमें बह रहे हैं। तो आपने ये तवज्जो हटाने के लिए आपने मेरे खिलाफ ये आपने किया। और इससे पहले आप चीन को बदनाम कर चुके थे। मैंने बताया अभी यादेव का कि फिर चीन की हुकूमत को खुद आकर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ा, और फिर आप तुर्की को भी बदनाम कर चुके थे कि नैब के अकूबत खाने में मुझसे एक रात को नैब वालों ने कहा कि हमारे पास और ये कोट एंड कोट, मैं इस बात को हर जगह इसको डिफेंड करूंगा कि हमारे पास ये सबूत हैं। वो पूरी टीम बैठी थी, रात के 9:30-10 बजे थे, और अब आप हमसे सच बोलेंगे। मैंने बताओ क्या मैंने आपकी बकरी छीनी, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मजाक भी ना पड़े, हमारे पास सॉलिड प्रूफ है। मैंने कहा बताएं है क्या? कि जी चीन और तुर्की में आपके एसेट्स हैं, कोट एंड कोट। मैंने वहीं कहा, मैंने कहा बिला ताखीर, मैंने कहा कि अभी सबूत ले आएँ, मैं आपसे भी माफ़ी मांगूंगा और पूरी कौम से माफ़ी मांगूंगा, और जो सज़ा होगी मैं पाऊंगा। और अगर ये गलत हुआ तो फिर आपकी सज़ा क्या? फिर झूठ के पाँव नहीं होते ना, झूठ के पाँव विद इन सेकेंड्स दे बैक ट्रैक, नहीं वो फिर कोई और होगा, ये फिर गलत नाम है फला, यहाँ तक किया। फिर मैंने नेशनल असम्बली में बात सुनाई, आपने चीन को बदनाम किया जो हमारा यानी ज़िंदगी और मौत का साथी है, अच्छे और बुरे वक्त का साथी है। आपने तुर्की को बदनाम किया जो पाकिस्तान का एक बरादर मुल्क है। आपने आज बरतानिया को बदनाम कर दिया, और उसके साथ पाकिस्तान की बदनामी तो है ही। जो बरतानिया जिसने पाकिस्तान को बड़ी अपना दिल जमी से और खुशी से ये आपको ग्रांट दी डिफेंड ने, आपको तकलीफ ये है कि इकोनॉमिस्ट ने लिखा अपने शुमारे में
कि शहबाज शरीफ, मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिस्ट, ही इज़ अ डूअर, उसने पंजाब में हेल्थ एजुकेशन में रेवोल्यूशन लेके आया अपना। और दूसरे जो इम्पोर्टेंट जो जर्नल्स हैं और अखबार, इंटरनेशनल मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा आपको उसकी बड़ी तकलीफ है कि आप KPK में पिछले 5 सालों में नाकाम हो गए, ना यूनिवर्सिटियाँ बनाई, ना आपने हेल्थ सेंटर्स बनाए, और यहाँ पर चूँकि पंजाब में काम हुआ था आपको उसकी बड़ी तकलीफ थी, तो आपने उसको, तो न्याजी साहब खुदा का खौफ आपको नहीं आया, आपने मेरे बुग़्ज़ में, मेरे साथ गुस्से में, मेरे साथ हसद में आपने पाकिस्तान को बदनाम किया। इससे बड़ा जुर्म और कोई हो नहीं सकता कि मेरा वतन पाकिस्तान अगर वो कायम है तो हम कायम हैं, अगर वतन पाकिस्तान खुदा ना खास्ता बदनाम होगा तो हम कहेंगे नहीं। बिल्कुल ये सुनने हम सब का बात कान खोलकर, इससे ज्यादा और कोई सच्ची हकीकत हो नहीं सकती। गुजारिश ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर, यानी यू टर्न खान ने क्या कहा था कि ये बदतरीन किस्म की ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है, मैं कभी इनको पास न बैठाऊँ, मैं कभी इनको मैं नहीं लूँगा, और मैं इस सियासत से बाज आया, मैं फ़लाँ को अपना वो ना बनाऊँ, मैं फ़लाँ को ये ना करूँ। अब आप ये सवाल मुझसे नहीं उनसे करें। और रही बात मेरी, तो आप को लगता है कि मेरी कमर से आपको दुश्मनी है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है? अच्छा, कुछ तो कहें ना। देखिए, मैंने बात सुने, वो जो आपको सारी कहानी सुना दी, अभी भी आप वो तो कहने सारी रात ढूंढ रहे मरिया कोई ना। मैं आपको बता देता हूँ ना कि वो 2011 की ट्रांजैक्शंस हैं। मैंने वज़ीर आज़म को ये ख़त लिखा कि इसकी हमने तो पकड़ लिया पंजाब में हर चीज़, उसमें अली इमरान का जो प्लाजा में जो फ्लोर लिया गया उसको भी छील कर, और उसको जो 2011 में जब वो था ये शख्स नवीद इकराम एरा में, तो मुझे बताएं कि नैब को जब नैब आया, ये चेयरमैन नैब तो थे ही नहीं कहीं अपना रडार पे, ये तो आए 2017 में, सारा काम हमने किया, हर चीज़ हमने बना के दी, और नैब के पास ये पावर्स हैं कि सूबे के एंटी करप्शन इदारे के पास कोई केस है तो नैब उसके पास मंगवा सकता है। ये मुझे कानूनदानों ने कहा है। नैब ने ये केस जब 2017 में, जब या एंड 2016 या 17 में मंगवाया, उस वक्त तो हंडिया पक चुकी थी, और वो जो डील हुई है जिसको कहते हैं डील क्या कहते हैं, वो प्ली बार्गेन का इख्तियार नैब के पास है, एंटी करप्शन के पास नहीं है। तो प्ली बार्गेन करके, और ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हमने पकड़ी, हमने FIRs काटी, आपको दिखाया तो है सब कुछ, हमने सब कुछ किया। और मुझे ये बताएं कि मैं आता हूँ चेक की तरह एरा की तरफ से, ये जब हांडिया पक गई तो नैब ने खाली घी पकाए सालना बड़ी बहू का नाम, सारा काम तो हमने किया, हर चीज़ हमने की। और वो जो चेक अगर एरा ने दिया है, ये मेरे नोटिस में होता तो मैं वही एक्शन लेता जो एक फादर इन लॉ को मजबूरन कानून के हवाले से 2010 में लेना पड़ा। समझ गए आप? बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पंजाब के प्रोजेक्ट्स के हवाले से आप बड़े जज्बाती रहे हैं, एक और ऐसा प्रोजेक्ट था
नहीं, वफा के मंसूबों के हवाले से भी मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में पाकिस्तान पे ऐसा था जिसके हवाले से बहुत इस बात पे आज पाकिस्तान के अंदर उसका कोई नाम नहीं ले रहा। उसके बारे में आपको बता दें कि उसका मुस्तकबिल क्या है। वो CPAC है और CPAC के साथ एक तासुर काम बन रहा है कि इमरान खान साहब अमेरिका के विजिट पे जा रहे हैं और शायद अमेरिका से वापसी पर वो एक मजबूत पॉइंट। आपने तो पूरा एक अपना कहानी बता दी है, एक स्टोरी बताई है, लेक्चर दिया है, बड़ी अच्छी बातें की हैं। देखिए CPAC पाकिस्तान की और इस खत्ते की खुशहाली की ज़मानत है। CPAC चीन ने उस वक्त दिया जब कोई पाकिस्तान के करीब से गुजरने के लिए तैयार नहीं था, और इंशाअल्लाह मैंने अपनी जदोजहद के बारे में बताया, ये जारी रहेगी। ये स्पेस की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है, ये पाकिस्तान की अज़मत की बात है। आज 71 साल गुजर गए, आज भी हम हमारी कश्ती जो है वशकोले ले रही है। पाकिस्तान वॉज not carved out of India for this purpose. Pakistan was carved out of India to lead not only from Casablanca to Kuala Lumpur, but a very strong, vibrant economic power on the face of the earth. आज हम भी उस मकाम की तलाश में हैं। It's never too late. इंशाअल्लाह ये कौम वहाँ पर पहुँचेगी। बहुत जी नैज़ साहब, देखिए जी नैर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ किसको अच्छा जी 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 उन्होंने जब 99 में ये मुशर्रफ नक्शा लगाया तो कहते थे कि हमारे गांव में एक जंगली बिल आ जाया करता था, तो किसी न किसी जानवर को फालतू जानवर को काट लिया जाता था। तो गांव वाले फैसला किए कि उस बिल्ले को रोकने का बंदोबस्त मैं करेंगे। आप वो कहते थे उस बिल्ले को रोकने का बंदोबस्त एक दफा करना होगा पार्टी को या सियासतदानों को। तो वो आपके ज़हनी स्कीम है कि नहीं? जी जी, गुजारिश ये है कि आपने जो सवाल किया है, मेरा ये देखें, मैं 64 दिन नैब के हुकूमत खाने में रहा, उसके बाद जुडिशल रिमांड पर रहा, इजलास पे असम्बली जाया करता था। टोटल मेरी गिरफ्तारी जो 130 दिनों की है। और मेरा जो विज़न है, मेरा जो मौक़िफ़ है, वो वही है जो पहले था। गिरफ्तारी ने और इस तरह गिरफ्तारियाँ माजी में भी और आज भी मेरे उस विज़न में खलल नहीं डाल सकती। कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जो राज मुज़मिर है, सुन ले मेरी बात प्लीज़, वो इसी में है कि हम मिलकर हम पाकिस्तान को इसको दिन शबाना रोज़ मेहनत करके कुर्बानी देकर पाकिस्तान को कायद आज़म और इतने मेरी बात सुन लें, इकबाल का पाकिस्तान बनाएं। देखें, वी आर नॉट हेयर इनटू आर्गूमेंट। आपने सवाल किया, आप मेरे लिए बहुत लायक एहतराम है, मैंने उसका जवाब दिया। मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूँ, चूँकि मेरे वालिद मरहूम की बात की, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन। मुझे और नवाज शरीफ, मेरे छोटे मरहूम भाई को ट्रेनिंग उनसे मिली, कुछ हमने उनसे सीखा और बहुत कुछ हम इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट नहीं सीख सके। नवाज शरीफ साहब ने उनसे बड़ी अपना वो ली क्वालिटी के शाइस्ता, बहुत मोहब्बत करने वाला शख्स, डाउन टू अर्थ। मुझे लोग कुछ करख्त कहते हैं, मुझे आई एम नॉट, लेकिन कहते हैं कुछ मैंने उनसे लिया कि वो काम बहुत मेहनत से करते थे, मैंने उनसे सीखा। तो ये इट इज़ ये गॉड गिफ्टेड। हम में कमज़ोरियाँ बहुत हैं। आपने जो वालिद साहब से बात की, मैं आपको ये बात आज बता दूँ, ये लेटर मैं दिखाना नहीं चाहता था, अब आपने मजबूर किया है कि मैं लेटर दिखा दूँ। अगर करप्शन करनी होती दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों और बहनों, तो फिर इत्तफाक फाउंड्रीज के असासे बेचकर नेशनलाइज किसने किया? 1972 में एक हुकूमत ने, मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत ने। 96 में इत्तफाक फाउंड्रीज की संदों को मुंजमद कर दिया गया।
जब नेशनलाइज हुई तो एक धेले की कॉम्पनसेशन नहीं दी गई। फिर जो जॉनसन जहाज़ 1 साल खड़ा रहा कराची में और करोड़ों रुपए का तावान पड़ा, अरबों रुपए की पैदावारी नुकसानात हुए। हमने अदालतों से कॉम्पनसेशन नहीं ली, अपने वालिद के और उनके भाइयों के असासे बेचकर ये इत्तेफाक फाउंडेशन के कर्ज की एक पाई नहीं बल्कि प्रिंसिपल अमाउंट भी और कॉस्ट ऑफ फंड्स भी वो हमने दिया 6.25 अरब रुपए। पाकिस्तान की तारीख में इसकी दूसरी बैंक, मैं नहीं कहता बैंक से कहते मिसाल नहीं मिलती, ना इंटरेस्ट माफ़ करवाया ना कॉस्ट ऑफ फंड। जहांगीर तरीन और इस तरह के दर्जनों पीटीआई में बैठे हैं जो कर्जा खोर हैं, उनको किसी ने पूछा? सिर्फ ऑपरेटिव पैराग्राफ पढ़ दें बस, दैट्स ऑल। इसका जो ऑपरेटिव पैराग्राफ हमने पढ़ते हैं, आई एम पर्सनली ग्रेटफुल टू योर काइंड सेल्फ for standing by your commitments in the process of settlement of payback, not only the entire principal but also the markup, cost of funds and all other charges claimed by all the lenders. यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी उसके ऊपर सूद और बाकी चार्जेस सब कुछ अदा कर दिया। वो कर्ज चुका है जो वाजिब बिना है। बहुत शुक्रिया आपका।